हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा एम्पलीफायर कम कर दे। चलिए जी। तो भाई वापस आते हैं हमारे अकाउंटेंसी में, और क्लास शुरू करने से पहले 5 मिनट मेडिटेट जो है करते हैं। तो भाई जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। शरीर ढीला, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। दो ही कार्यों पर फोकस करना है। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रहे। कुछ पल के लिए कोई विचार नहीं। खुद को कुछ पल के लिए खाली कर दे। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान और ले आए और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। फिलहाल कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर और अपनी मुस्कुराहट पर। कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाए। कुछ पल के लिए एक बार अपनी सांसों में ही खो जाए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। थोड़ी सी मुस्कुराहट और। मन बहुत प्रसन्न, और आज तो मन वैसे भी खुश होना चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए सब कुछ आज आपको मिलने वाली है। आपको नाचने गाने का शौक़ होता है, आज वो घड़ी आ गई। आपको छुट्टियों का शौक़ होता है, अब तो भर भर की छुट्टियाँ आपको मिलने वाली हैं। पार्टी का शौक़ है, तब तो दिवाली फेस्टिवल होने वाला है। तो दिल खोल कर मुस्कुरा दे। कुछ दिनों के लिए अब पढ़ाई से मुक्ति चाहिए, तब आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो थोड़ा सा और मुस्कुरा दे। मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। मन इतना चंचल है कि आप सांसों पर ध्यान कभी नहीं दे पाओगे। इधर उधर भटकाएगा। कई बच्चों को मेरी मिमिक्री करने का मन करता है इस समय। मन कह रहा है बस सांसों पर ध्यान नहीं देना, सर के ना बातों पर ही ध्यान दे देते हैं। मन में ही बोलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो और मुस्कुरा दो। सच्ची बताऊं तो जीवन में सिर्फ यही एक कार्य है जो आपको करना था, जो आपने अभी तक नहीं करा। बाकी सब टाइम वेस्ट है। बाकी सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है। जिनको ये बात समझ आ गई उन्हीं को हम ऋषि मुनि जो है कहते हैं, जिनको सबसे बड़ी उपाधि दी, जिन्होंने एक्चुअल में इस बात को समझ आ गया इस जीवन में और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सांसों को देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ। धीरे धीरे सांस ले और जाने दे। दिल खोल कर मुस्कुरा दे। पांच बार मंत्र उच्चारण करेंगे।
सांस ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। दिल खोल कर मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें जो है खोल सकती हैं। मतलब यकीन माने, इससे बेहतर आप जीवन में और कुछ नहीं कर सकते। मतलब इससे बेहतर जीवन में और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लगता हो इससे बेहतर जीवन में और कुछ करने के लिए है, वो सिर्फ मूर्खता है और कुछ भी नहीं। इससे बेहतर जीवन में और कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जीवन का एक टारगेट होता है ना, आपकी डिज़ायर्स क्या होती है? मुस्कुराना, खुश होना, प्रसन्न होना, शांत होना। एक यही प्रक्रिया है जो आपको शांत बना सकती है। एक यही प्रक्रिया है जो आपको प्रसन्न रख सकती है। बाकी सब चीज़ें बड़ी टेम्पररी है। कुछ भी करके देख लो। अगर आपको मूवी देखने में खुशी मिलती हो, कुछ पल खुशी मिलेगी, उसके बाद बोरिंग हो जाएगा। आपको खेलने में खुशी मिलती हो, कुछ पल तक इंटरेस्ट है, कुछ पल के बाद बोरिंग जो है हो जाएगा। हर चीज़, पैसा कमाने में अगर खुशी मिलती हो, कुछ पल के बाद बोरिंग जो है हो जाता है। रिश्ते निभाने में खुशी मिलती हो, कुछ पल के बाद बोरिंग हो जाते। कुछ भी, घूमने में खुशी मिलती हो, कुछ पल के बाद बोरिंग जो है हो जाएगा। कुछ भी कर कर देख लें। अभी तक आपके जीवन में कुछ भी करके देखें, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब बहुत टेम्पररी है। क्योंकि आपकी खुशी कुछ चीज़ों पर डिपेंडेंट जो है हो जाती है। और जिस दिन आपको सांसों में खुशी मिलनी शुरू हो गई, वो इटर्नल जो है हो जाता है। और मेडिटेशन में कुछ मैजिक भी है, वो शायद शब्दों से नहीं समझा पाऊँगा। बाकी कुछ मैजिक भी होता है, तभी अभी शायद आप नहीं समझ पा रहे। और मन का खेल कैसा है, जो नॉर्मली देखा होगा, पहले दिन मज़ा आया होगा, दूसरे दिन मज़ा आया होगा, तीसरे दिन मज़ा आया होगा। अब धीरे धीरे मन कह रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा, अब ये क्या खेल है। मन इतना ही चंचल है। एक दो दिन तक उसको लगता है कि यार कुछ नया है, अब लग रहा है क्या सेम सा चल रहा है, क्या सांसों को देखो। तो एकदम से मन क्या बोलेगा, विड्रॉ कर लेता है। मन इतना चंचल है। यही मेडिटेशन जो 2 दिन पहले बहुत खुशी दे रही थी, अब एकदम से मन ने क्या कहा, मज़ा नहीं आ रहा। मन ने क्या कहा, मज़ा नहीं आ रहा। और ये मन आपको इतना नचाता है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये मन ही है, घर का खाना मज़ा नहीं आ रहा, घर के लोग मज़ा नहीं आ रहा, पढ़ने में 2 दिन मज़ा आता है, तीसरे दिन अब मज़ा जो है नहीं आ रहा। फाउंडेशन जब पढ़ लिया था, और कहानी क्या है, फाउंडेशन जब पढ़ रहे थे तो भगवान बस एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या ही कर लेंगे, ऐसे ही था। मन ने कितने सपने दिखाए थे, एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद तो क्या ही कर लेंगे। बताओ क्या किया आपने। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, 1 दिन 2 दिन मज़ा आया होगा, क्या मज़ा, लाइफ सेट हो गई।
तीसरे दिन बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए थे, सर बुला लो, घर पे बोर हो रहे हैं। तीसरे दिन जिस चीज की वेट कर रहे थे कि एग्जाम खत्म हो जाए, और यही मन है आपको प्रेजेंट पे रहने नहीं देता। जब पढ़ना था तो उसने कहा बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है, जल्दी से एग्जाम खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, जल्दी से एग्जाम आ जाए, आ जाए, आ जाए, मन इतना व्याकुल है। और जब एग्जाम खत्म हुए, अब घर में बैठना, बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। बच्चा कह रहे अब क्लास में चलो, क्लास में चलो, क्लास में चलो। फिर क्लास की वेट कर रहे थे, अब क्लास शुरू हो गई 2 दिन के बाद, अब बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है। देखो क्या हालत बना ली आपने। इस बात को समझना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। सीए सेकेंडरी है, पैसा कमाना सेकेंडरी है। पहले इस मन को समझना और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना वो प्राइमरी है। जो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, इस मन को संभाल, बाकी सब बेकार है। इस मन को संभाल ले तो आप लाइफ जी पाओगे। मन को अगर नहीं संभाला ना, ये मन आपको बिगाड़ देगा। ये मन आपको कभी टिकने देता जो है नहीं है। और उसी मन को संभालने की प्रक्रिया है, और ये एक्चुअल में इतना मस्त खेल है, क्योंकि मन को पता चल गया कि इससे मन काबू में आता है। और मन क्या है, इस समय बेकाबू है। वो आपको मेडिटेट करने नहीं देगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इस 2 मिनट 3 मिनट में भी चेक कर लेना। मैंने कहा ध्यान दो सांसों पर, तो उसको छोड़कर फ्यूचर पे चले गए होंगे, पास्ट में चले गए होंगे, कुछ ना कुछ माइंड में आता रहेगा। मन कहेगा तेरे को कुछ ना कुछ खिलौना देता हूँ, खेल। किसी ना किसी खिलौना क्या, कोई ना कोई सोच पकड़ा देगा, खेलते रहोगे। कितनी बार ऐसा होता है, आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ते पढ़ते एक थॉट आ गया, मन ने दे दिया, एक थॉट आ गया, और उस थॉट के साथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाते पता नहीं चलता। और एकदम से आते यार मैं तो पढ़ रहा था। ऐसा होता है कि नहीं होता? आधा पौना घंटा 1 घंटा कैसे ही निकल गया। आप बैठे हो, किताबें सामने हैं, एक विचार आ गया। ये मन करता है आपके साथ। मन के पास एक चीज़ है, थॉट। वो क्या है? खिलौने। विचार है ना, खिलौने हैं। आपको एक विचार पकड़ा देगा और आपको उसमें नचा देता है। अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं। अच्छा विचार कोई सपना दे देगा, तो आप उस सपनों की दुनिया में ऐसे चले जाते हो, ओए होए मेरे साथ क्या ही हो जाएगा। या आपको कोई बुरा विचार दे देगा, भय दे देगा, डरा देगा, आप डर में ही निकल जाते हो। आधा पौना घंटा 1 घंटा, कईयों के तो 18 साल बीत गए हैं इन विचारों में। आपकी बात करें जेनरली, इन विचारों के साथ खेलते खेलते आप नहीं खेल रहे, मन आपको मस्त खिला रहा है। मन आपको मस्त खिला रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। जब पढ़ते हैं पढ़ने नहीं देता, जब खेलते हैं खेलने नहीं देता, रात को सोते हैं सोने भी नहीं देता। कितने बच्चों को नींद आनी बंद हो गई है, मन कह रहे पहले विचार दे देगा, और आप बार बार कहते हो भाई सोच, सोना है मेरे को, सोच नहीं, विचार दे देगा। मन आपको सोने भी नहीं देता, मन आपको जागने भी नहीं देता। जब जागते हैं तो विचार इतने आते हैं, दिमाग से फटने लग जाता है। तो मन ना तो आपको जागने देता, ना आपको सोने देता। आपका सबसे बड़ा शत्रु है ये मन, और आप इसी को पैम्पर किए जा रहे हो, पैम्पर किए जा रहे हो, पैम्पर किए जा रहे हो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, इस मन पर काम करें। जो मैंने कहा 1 साल, इंटर तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। मेरा जैसा पर्पज़ है ना, इंटर तो आपकी हो जाएगी, दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से जो है हो जाएंगे। पर अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, इस 1 साल मेडिटेशन सीख जाना, 1 साल अच्छे से मेडिटेशन सीख जाना, लाइफ लॉन्ग आप है ना, बाकी कहते ना लाइफ जो है ना आपकी चेंज जो है हो जाएगी। नहीं तो मन के विचार आपको बहुत दुख जो है वो देंगे। मन के विचार बहुत दुख जो है वो आपको जो है देते हैं। और वही आप चेक करें, 2 या 4 मिनट मेडिटेशन किया था, कितने बच्चे, कई बच्चों ने मेडिटेट किया, कई बच्चों ने उस समय भी मेडिटेट नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर में आवाज़ें सुन रहा था, बातचीत चल रही थी। क्यों? मन आपको मेडिटेट करने नहीं देगा, विचार दे देता है। अभी छोड़, एक बार ये वाली बात कर लेता हूँ, अभी छोड़ ये वाली बात कर लेता हूँ। और तभी ये बात करना भी एक बीमारी है। और कई लोगों को तो बात करने की कितनी बीमारी हो जाती है, सुनो, अगर रात को नींद में भी बड़बड़ा रहे हैं, भाई सो जा, ये धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। तभी जितने संत होते हैं मौन में जाते हैं। बात करना अपने आप में एक बीमारी है। जितने संत हैं वो बहुत कम बात करते हैं, और एक्चुअल में संत तो बात करते ही नहीं, कह रहे बात करने में कुछ रहा ही नहीं। क्यों? उनको पता है सारा खेल सांसों का है। धीरे धीरे सांस लो और जाने दो, अलग ही खेल है।
पर चलो, आपने जो पैसे दिए हैं, मुझे पैसे दिए हैं कि मैं आपको बिगाड़ सकूं और आपको तंग जो है कर सकूं और बहुत सारे विचार जो है मैं आपको दे सकूं। तो चलो, हमने शुरू करा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसी पर जो है आ जाते हैं। लो जी, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर आ जाए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो भाई इन्वेंट्री 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। ठीक है जी, इसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालोगे? हमने कहा परचेज प्राइस क्या माइनस करना है? ट्रेड डिस्काउंट ऐड क्या करना है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फिर लोडिंग चार्जेस ऐड करना है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सब ऐड करना है। फिर अनलोडिंग चार्जेस हमें ऐड करने हैं, गोडाउन तक सामान जो है आ गया। ट्रेडर के लिए ये फिनिश गुड की कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। उसके बाद क्या करना है? अगर रॉ मटेरियल लेकर आया है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फिर क्या जाएगा? हमने कहा वेजेस जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स जाएगा। तो क्या बन जाएगा? फिनिश गुड की कॉस्ट जो है बन जाएगी। ईयर एंड में जो सामान बच गया उसकी वैल्यूएशन करना जो है सिखाना है। तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमने जो कॉस्ट निकाली उसको एनआरवी से कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर है उस पर वैल्यूएशन कर देंगे। अगर कॉस्ट पर ही वैल्यूएशन हुई तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पर होगा और वर्क इन प्रोसेस भी कॉस्ट पर जो है होगा। और अगर एनआरवी पर फिनिश गुड आ गया, अगर एनआरवी पर फिनिश गुड आ गया तो रॉ मटेरियल कॉस्ट किस पर होगी? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। और वर्क इन प्रोसेस की कितनी होगी? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। उस पर काम जो है अपना जो है अपन करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने कॉस्टिंग मुझसे पढ़ लिया है तो आपको वर्क इन प्रोसेस की वैल्यूएशन याद कर लो। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में जो है हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट प्रोडक्ट करेंगे, कॉस्ट पेमेंट करेंगे। तो वो जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, मटेरियल चैप्टर में हमने सीख लिया। वर्क इन प्रोसेस की हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में, मतलब कॉस्टिंग में जिन्होंने पढ़ लिया वो सीख चुके हैं, और जिनको पढ़ना है आप सीखोगे। कॉस्ट निकालना पूरा एक सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें हम निकालना सीखेंगे और इसको कंपेयर किससे करना है? एनआरवी से, रिप्लेसमेंट से। वो सारी चीज़ें जो है अपने को करनी होगी। और फिर एक टॉपिक और हमने पढ़ा था, वो जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड की एलोकेशन कैसे करनी है। तो कैसे करनी है? हमने कहा फिक्स्ड ओवरहेड कितना खर्चा है? मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो हमने कहा ये मेरा क्या है? रेंट का खर्चा, रेंट का खर्चा है। तो हमने कहा ये हर यूनिट पर कितने रुपए लगाएं? तो हम स्टार्टिंग में ही सोचते हैं, एक बजट बनाएंगे, इस साल कितने यूनिट जो है बनने चाहिए। मान लेते हैं 10,000 यूनिट बनने चाहिए। तो हम डिवाइड करके एक रिकवरी रेट निकालते हैं, वो कितना आ गया? 10 रुपये पर यूनिट। और अब स्टोरी क्या है? अब जितने जो यूनिट बनते जाएंगे हर यूनिट पर 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये हम एलोकेट करते जो है चले जाएंगे। अब ईयर एंड में 2 बातें हो सकती हैं, या तो 10,000 यूनिट ही बनेंगे, या हो सकता है 9,000 बन जाए, या में भी हो सकता है 11,000 बन जाए। तो हमने कहा अगर 10,000 या उससे कम बनते हैं, अगर 10,000 या उससे कम बनते हैं तो हम 10 रुपये के हिसाब से ही इस पर एलोकेट करेंगे। तो अगर 9,000 बने, 9,000 इंटू 10, 90,000, ये मेरा कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और जो बैलेंस रह गया वो मेरा कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जो है चला जाएगा। अगर 8,000 यूनिट बने, 8 इंटू 10, 80,000 कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। और पीएनएल में कितना जाएगा? 20,000 जो है चला जाएगा। ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इंटर में ही पढ़ाया करते थे, पर आईसे ने वो पढ़ा दिया फाउंडेशन में। तो पेपर में क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ सकता है? आ तो सकता है, पर वो कह रहे हैं फाउंडेशन में सिखा चुके हैं, फाउंडेशन वाली चीज़ आपको बता दी। अब तो सिर्फ ये वैल्यू निकालना इंटर में जो है आपको सिखाएंगे, कंफर्टेबल ने। और अगर 11,000 या 12,000 या 15,000 यूनिट बन गए तो हमने कहा भाई अब कॉस्ट 1 लाख रुपए ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 लाख रुपए पीएनएल में और कुछ भी नहीं जाएगा। आई होप क्या ये बात क्लियर है। और हमने कहा 1 लाख कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा 1 लाख डिवाइड बाय 11,000 करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 11,000 करोगे, तो एट द एंड 1 लाख रुपए ही आ जाएंगे। कंफर्टेबल है? चलो, तो आज इसी की प्रैक्टिस जो है और अच्छे से करनी है। और यही आज के जो सवाल मुझे कराने हैं, यही पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस जो है रहेंगे।
पेपर में आ कुछ भी सकता है, पर अगर मुझसे पूछें सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो आज के जो मैं सवाल कराऊंगा उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा जो है रहेंगे। लो जी, तो शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 10। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 10 पर आ जाएं तो कह रहे हैं कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो भाई आपको कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट रुपीस में। कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर 50 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कर लेना, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 20 रुपये। उसके बाद कह रहे हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स वो हैं 1,20,000। कह रहे हैं नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 यूनिट्स। नॉर्मली हम 1000 यूनिट ही बनाते हैं। फिर कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, फिर कह रहे हैं जी क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट, और लास्ट में 100 यूनिट बच गए, क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट। और फिर अब आपसे कह रहे हैं हाँ जी केस 1 एक्चुअल आउटपुट, केस 1 एक्चुअल आउटपुट कितना बना जी 1000 यूनिट। केस 2 एक्चुअल आउटपुट कितना बना जी 1200 यूनिट। और केस 3 एक्चुअल आउटपुट कितना बना जी 800 यूनिट। 3 ही केसेस होते हैं और कोई केस होगा नहीं, जितना सोचा उतना ही बना, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केस में होती है, या तो कम बनता है या ज़्यादा जो है बनता है। और अपने को करना क्या है, अपने को फिनिश गुड की वैल्यूएशन कॉस्ट जो है मुझे निकालनी है। करें शुरू, तो लो जी चेक करें आंसर। लो जी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। तीनों केस एक साथ ही कर लेते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। लो जी केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1, केस 2 और केस 3। लो जी, तो भाई शुरू करें। बताओ जी फिनिश गुड की वैल्यूएशन करनी है, तो फिनिश गुड की वैल्यूएशन में आप कैसे शुरू करें। तो भाई फिनिश गुड में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 100 रुपये 50 रुपये। तो भाई चेक करें, सबसे पहले क्या आना है डायरेक्ट मटेरियल। केस 1 में कितने रुपए 100 रुपये, केस 2 में भी कितना 100 रुपये, केस 3 में भी कितना 100 रुपये। डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करोगे, डायरेक्ट वेजेस, वो कितना है 50 रुपये। उसके बाद फिर क्या ऐड करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे गिवन नहीं है,
तो साथ साथ याद कर लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। फाउंडेशन ने पढ़ाया था। उसके बाद फिर ऐड क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में दो हैं, एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वो हमेशा पर यूनिट के हिसाब से चलता है। वो कितना गिवन है? 20 रुपये। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 20 रुपये। जितने यूनिट बनते जाएंगे उसके हिसाब से हम ऐड करते जाएंगे। और फिर मुझे ऐड क्या करना है? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। और अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड ये अपने को सोचना है कितना एलोकेट करें। फिक्स्ड का खर्चा कितना है? 1,20,000। अब जल्दी से बताओ, पहले केस में 1000 यूनिट बनने कितने चाहिए थे? 1000। तो 1,20,000 को किससे डिवाइड करें? 1000 से। 1,20,000 को किससे डिवाइड करें जी? 1000 से। कितना आ जाएगा? 120। सेकेंड केस में कितने यूनिट बने हैं? 1200। दिल मत तोड़ना, 1000 बनने थे, 1200 बने। 1000 बनने थे, 1200 बने। तो 1,20,000 को किससे डिवाइड करोगे? 1200 से। किससे डिवाइड करना है? 1200 से। कितना आ जाएगा? 100 रुपये। और तीसरे केस में जल्दी से बताओ, 1000 बनने थे, 800 बने। किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। किससे डिवाइड करना है? 1000 से। तो ये 1,20,000 डिवाइड बाय 1000, तो ये कितना आ गया? 120 जो है ये आपका आ जाएगा। तो लो जी, जल्दी से मुझे बताएं। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई। तो मैंने कहा जी कॉस्ट पर यूनिट। बताएं जी, पहले केस में कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 290। दूसरे केस में 270। तीसरे केस में 290। ठीक है। और मुझे वैल्यूएशन किसकी करनी है? क्लोजिंग स्टॉक की। तो बताएं जी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, हाँ जी, कितने यूनिट हैं? 100। तीनों ही केस में यूनिट कितने हैं? 100। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो बताओ जी कितना आ जाएगा? 29,000। सेकेंड में कितना आएगा? 27,000। थर्ड में कितना आएगा? 29,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई आराम से चेक कर लो, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो। और अब इस कॉस्ट को किससे वैल्यू करना है? कंपेयर किससे करेंगे? एनआरवी से। अब इसी कॉस्ट को किससे कंपेयर करना है? एनआरवी से। अगर एनआरवी ज़्यादा हुआ तो इसको किस पर दिखाएंगे? कॉस्ट पर। और इसी अगर एनआरवी कम हुई तो किस पर दिखाएंगे? एनआरवी पर जो है दिखाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? लो जी, ऐसे ही अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 11। और अब यही सब काम आप आर्टिकलशिप में जो है करेंगे। अब पूरी पिक्चर जो है ये क्लियर हो जाएगी, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एनआरवी कैसे निकालते हैं। और अब आपकी पूरी तैयारी हो रही है कि 1 साल के बाद जैसे ही आपका इंटर हो जाए फिर आप प्रैक्टिकली ये सारी वैल्यूएशन जो है आप करेंगे। चलो, तो ये पेपर का 7-8 नंबर का सवाल, लो जी शुरू करें। कह रहे हैं गिवन, हाँ जी, क्या दे रहे हैं? रॉ मटेरियल। अब वही सवाल, रॉ मटेरियल एक्स दे रहे हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस है 100। कॉस्ट प्राइस आपको दे रहे हैं 100। उसके बाद लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस वो कितने हैं? 10 रुपये। तो कह रहे हैं रॉ मटेरियल है 100 रुपये का था, 10 रुपये लोडिंग अनलोडिंग है, तो 10 रुपये क्या करना है? कॉस्ट में ऐड करोगे। उसके बाद कह रहे हैं फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड वो है 15 रुपये। इसका क्या करना है? ये भी ऐड करेंगे।
उसके बाद फिर कह रहे हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। और अगर मार्केट में यही सामान खरीदने जाएं या बेचने जाएं 105 का पड़ेगा। ठीक है जी। लो जी, ऐसे ही फिर आपको कह रहे हैं फिनिश गुड्स बाय, फिनिश गुड्स वाई, और आपको फिनिश गुड वाई में कह रहे हैं एक मटेरियल हमारा लग रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है 250 रुपये का, मटेरियल कितना लग रहा है 250 रुपये का। उसमें लेबर को कितने रुपए दे रहे हैं 150 रुपये कह रहे हैं। और वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ये भी कितना है 50 रुपये। ठीक है जी। ऊपर कर लो रुपीज पर यूनिट, तो लो जी 50 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी। तो भाई रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी है, और उसके बाद वैल्यूएशन जो है करनी है। उसके बाद फिर कह रहे हैं टोटल फिनिश्ड, आई एम सॉरी टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन, टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका मतलब फैक्ट्री का रेंट फॉर द ईयर। और पूरे साल का फैक्ट्री का रेंट कितना है 1 लाख, फैक्ट्री का रेंट कितना है 1 लाख। कह रहे हैं नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, और नॉर्मली हम कितने यूनिट बनाते हैं 1000 यूनिट, कितने बनाते हैं जी 1000 यूनिट। और आपको कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ईयर एंड में कितना स्टॉक बच गया, कह रहे जी एक्स, एक्स क्या है रॉ मटेरियल 100 यूनिट एक्स के बचे, और हमने कहा वाई, वाई क्या है फिनिश गुड 200 यूनिट उसके जो है हमारे बचे। लो जी, और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट, और बस इसी की वैल्यूएशन अब आप करके बताएं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी शोन, टू बी शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, to be shown in financial statement in the following cases, in the following cases। और आपको वही 2 केस दे रहे हैं। केस 1 NRV of Y is ₹700 पर यूनिट, NRV कॉस्ट से ज़्यादा होगी एक केस में, and case 2 NRV of Y is ₹300 पर यूनिट, और NRV कॉस्ट से कम जो है हो सकती है, NRV कॉस्ट से कम जो है हो जाएगी। ठीक है, ये अब पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये एक सवाल है जिसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। 7 नंबर का सवाल ये जो है आपका बन जाएगा। लो जी, तो भाई करें शुरू। तो भाई पहले मुझे क्या निकालना है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, दूसरा मुझे क्या निकालना है फिनिश गुड की कॉस्ट। तो लो जी शुरू करते हैं आंसर। लो जी शुरू करें आंसर। हमने कहा कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्स। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, तो जल्दी से बताओ रॉ मटेरियल कॉस्ट कहाँ से क्या क्या चीज़ें ऐड करें। हमने कहा जी परचेज प्राइस है, लोडिंग ऐड करना है, फ्रेट ऐड करना है, कितना आ जाएगा 125 रुपये। तो हमने कहा जी परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना है जी 100 रुपये। मैं इसको ऐसे लिख दूं रुपीज पर यूनिट,
तो 100 रुपये ऐड मुझे क्या करना है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, वो कितना है 10 रुपये। फिर मुझे ऐड क्या करना है, फ्रेट इनवर्ड, ऐड क्या करना है जी, फ्रेट इनवर्ड, वो कितना है 15 रुपये। तो भाई ये कितना आ गया 125 रुपये। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है 125 रुपये। ठीक है जी। ऐसे ही अब मुझे क्या निकालना है, कंप्यूटेशन, लो जी, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड की कॉस्ट निकालनी है। फिनिश गुड में क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, बताओ जी, डायरेक्ट मटेरियल सवाल में गिवन है कितने रुपए, हाँ जी कितने रुपए, 250 रुपये। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वेजेस, बताओ जी वेजेस कितने रुपए हैं, 150 रुपये। फिर क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो शायद गिवन नहीं होते नॉर्मली। उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, बता सकते हो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, कितना 50 रुपये। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड चेक करें जी, कितने यूनिट बनने थे 1000, कितने बनने थे 1000, और कितने बने कुछ भी गिवन नहीं, क्या मान के चलें 1000 ही मानकर चलें। तो भी जितने बनने थे मान के चलते उतने ही बने। तो मुझे इसका रिकवरी रेट निकालना होगा। तो हमने कहा जी 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 1 लाख डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया जी 100 रुपये। ठीक है जी। और यहीं पर एक्चुअल आउटपुट गिवन होता तो उसके हिसाब से भी चेक कर लेते। एक्चुअल आउटपुट अगर 1000 या 1000 से कम होता 1000 से ही डिवाइड करता, एक्चुअल आउटपुट 1000 से ज़्यादा होता उस फिगर से डिवाइड जो है कर लेता। तो बताओ जी मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, 550। तो आपने कहा जी कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 550। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट मैंने निकाली, फिनिश गुड की मैंने कॉस्ट निकाली, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट, पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे कॉस्टिंग में, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसका पूरा चैप्टर आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो वर्क इन प्रोसेस की कैसे कॉस्ट निकालते वहां पर जो है आप सीखेंगे। इसलिए अकाउंट्स में वो फिगर आपको नॉर्मली गिवन ही जो है होती है, कॉस्ट इनकम टिल डेट एस्टिमेटेड कॉस्ट, पर वो भी कैसे निकालते हैं पूरा एक सब्जेक्ट जो है पढ़ोगे। लो जी अब आ जाए वैल्यूएशन। लो जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब आए जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2। तो AS2 के हिसाब से अब मुझे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। केस 1, लो जी केस 1 पर आ जाओ। पहला फिनिश गुड्स या फिनिश गुड Y, बताएं जी फिनिश गुड Y की कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड Y की कॉस्ट कितनी है 550। फिनिश गुड Y की NRV केस 1 में NRV कितनी गिवन है 700, केस 1 में NRV कितना है 700। ठीक है जी। यूनिट कितने बच गए, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है हमारे पास, Y का कितना है 200, Y का कितना है जी मेरे पास 200, यूनिट कितने हैं 200। तो बताओ जी वैल्यूएशन किस पर करोगे, हाँ जी 200 यूनिट, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है 550। तो बताओ जी कितना आंसर आया 1,10,000। कर लोगे अच्छे से। और ऐसे ही सेकंड, और हमने कहा रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल एक्स पर आ जाओ और अब मुझे बताओ रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट कितनी है। हमने ऊपर निकाली 125, कितनी है जी 125। क्या मेरे को इसको भी कंपेयर करना है? फिलहाल नहीं, क्योंकि फिनिश गुड अगर कॉस्ट पर है ये भी कॉस्ट पर जाएगा। रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितने बच गए हमारे पास? हाँ जी, कितने बच गए हमारे पास? 100। तो वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन 100 यूनिट 125 के हिसाब से कितना आएगा? 12,500। तो भाई आपने कहा 12,500, तो भाई हम यहाँ पर आ गए 12,500। तो बताओ जी टोटल कितना जो है आ गया? 1,22,500। क्या ये कर लोगे अच्छे से? हाँ जी, पेपर में क्या ये अच्छे से हो जाएगा? हो जाना चाहिए। और ऐसी आ जाओ केस 2, इसी में चेक करें केस 2। लो जी, केस 2 पर जो है आ जाएं, तो वही आप चेक करें केस 2। फिर से पहला क्या है? फिनिश गुड वाई है। फिनिश गुड्स वाई कॉस्ट कितनी है जी हमारे पास? 550। इसकी एनआरवी, हाँ जी एनआरवी कितनी गिवन है अपने को? 300। एनआरवी कितनी है? 300। तो एनआरवी कितनी है? 300। और हमारे पास यूनिट्स कितने हैं? 200। तो बताओ जी वैल्यूएशन बताएं जी। वैल्यूएशन अब 550, आई एम सॉरी 200 यूनिट, वैल्यूएशन 200 यूनिट किस पर होगा? 300 पर आ जाएगा। तो बताओ जी कितना? 60,000। कितना आया जी? 60,000। और ऐसे ही आ जाओ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्स, इसकी कॉस्ट कितनी है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 125। क्या इसको कंपेयर करना है? अब कंपेयर करना है। रिप्लेसमेंट प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस वो गिवन है सवाल में 105। रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है? 105। यूनिट्स कितने हैं? 100। तो बताओ जी वैल्यूएशन, वैल्यूएशन 100 यूनिट 105 के हिसाब से कितना? 10,500। लो जी टोटल कितना आ गया? 70,500। टोटल कितना आ गया जी? 70,500। लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? सारा ठीक चल रहा है? तो ये नॉर्मली पेपर में आने के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब तक जो पढ़ाया, मतलब अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर में आना चाहिए, पर आने को कुछ भी पेपर में जो है आ जाता है। ठीक है, और आगे बढ़े। चलो फिर अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट लिखें एक्सक्लूजन। लो जी, एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज नहीं आएगी? AS2 समाप्ति की तरफ है। AS2 आज सेकेंड लास्ट क्लास मान के चलो, अगली क्लास में AS2 कंप्लीट जो है हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी? तो भी लिख लो दी इन्वेंट्री कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड। बता सकते हो क्या क्या चीज नहीं आएंगी? तो सारे खर्चों में जो जो आ गया उसको छोड़ के बाकी सब नहीं आएगा। तो हमने कहाँ तक का खर्चा लिया था? गोडाउन तक का खर्चा हमने लिया था। रॉ मटेरियल की बात करें, गोडाउन तक का खर्चा रॉ मटेरियल में, और फिनिश गुड का क्या था? फैक्ट्री तक का खर्चा जो है फिनिश गुड में आ गया। इसका मतलब ऑफिस का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेलिंग का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो लिख लो
कह रहे हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। हमने कहा जी पहला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब खर्चा, तो जो भी शोरूम का खर्चा है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, वो कुछ भी नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स that does not contribute to bringing inventory to its present location, to its present location। क्या मतलब, हमने कहा ऑफिस का खर्चा इन जनरल जो है नहीं आएगा। नहीं आएगा, कौन कौन सा खर्चा आता है, अगर ऑफिस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल की परचेज में हेल्प कर रहा है, वो सारा खर्चा जो है आ जाता है। तो इन जनरल मैंने कहा अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ पर नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, पर मैंने कहा जो भी खर्चा, हमने कहा ऑफिस का खर्चा जो इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। इन्वेंट्री रिलेटेड कौन सा होगा, अगर ऑफिस में परचेज डिपार्टमेंट है जो इन्वेंट्री की परचेजिंग में मदद कर रहा है, उसका खर्चा तो इन्वेंट्री में आ जाएगा। ऑफिस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो ट्रक की हायरिंग के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रहा है, वो खर्चा जो है आ जाएगा। तो ऑफिस का वो खर्चा आ जाता है जो इन्वेंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, नहीं तो इन जनरल ये खर्चा जो है नहीं आता। तो मान के चलो सवाल में कुछ भी अगर नहीं गिवन होगा तो ऑफिस का खर्चा हम कभी भी नहीं लेंगे। अगर स्पेसिफिकली लिखा हो कि ये वाला खर्चा इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो हम लेंगे, नहीं तो हम कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, और फिर से कहूंगा जिन बच्चों ने कॉस्ट शीट पढ़ ली है, कॉस्ट शीट में याद कर लेना, हमने यही पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता था और बाकी सारा नीचे जो है आता था। तो मैंने कहा ये चैप्टर कॉस्टिंग से बड़ा रिलेटेड है, तो होता वही है जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ लिया है उनको अभी ये समझ आ जाता है, जिन्होंने पढ़ा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में कॉस्ट शीट नामक चैप्टर होगा, वहां पर हम पढ़ के चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट में ऊपर जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और बाकी सारा खर्चा नीचे जो है आ जाता है। उसके बाद फिर आगे आ जाए, नेक्स्ट हमने कहा और कौन सा खर्चा नहीं आएगा, हमने कहा इंटरेस्ट, अगर कोई बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो है नहीं आएगा, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। हमने कहा कोई फाइनेंशियल खर्चा है वो भी इसमें नहीं आता। उसके बाद और कौन सा खर्चा नहीं आएगा, इवन स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को गोडाउन तक लाने का खर्चा आता है, पर गोडाउन का रेंट बिजली पानी वो इन्वेंट्री में नहीं आता। तो गोडाउन तक का खर्चा जो है आएगा, पर गोडाउन के बाद जो बिजली पानी का खर्चा है, गोडाउन में कोई हमने स्टोर कीपर रखा है उनका कोई खर्चा जो है नहीं आता। पर बात वही है, ब्रैकेट में लिखें अनलेस कभी कभार स्टोरेज का खर्चा आता है, कभी कभार स्टोरेज का खर्चा जो है आता है। फॉर एग्जांपल मेरा काम है आइसक्रीम बनाने का, तो भाई जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल क्या लेकर आ रहे हैं, पानी, पानी वो लेकर आए। अब पानी से आइसक्रीम बनानी है तो उसको फ्रीजर में स्टोर करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे केस में जहां स्टोर करना नेसेसिटी है फिनिश गुड बनाने के लिए, तो वो खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है आ जाएगा। क्यों, हम आइसक्रीम बनाने के लिए उसको स्टोर नहीं कर रहे, वो तो बनाने का प्रोसेस ही है। तो हमने कहा पानी जमेगा तभी आइसक्रीम जो है बनेगी, तो कहीं पर स्टोर करना जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, तो हम ऐड करते हैं। इन जनरल हमने से गोडाउन में सामान रखा है, जैसे मैंने कहा पेपर मैंने गोडाउन में रखा है, क्या पेपर गोडाउन में रखना कुछ जरूरी होता है, ऐसा जरूरी जो है नहीं होता। भाई हमने कहा वो तो हमने वैसे अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, पर मैंने कहा मेरे को बर्फ बनाने के लिए तो उसको जमाना पड़ेगा
पानी को बर्फ बनाने के लिए जमाना पड़ेगा, वो स्टोरेज खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है आता है। तो मैंने कहा उस समय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा, पर मैंने सिर्फ पेपर को गोडाउन में रखा है तो गोडाउन का रेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है नहीं आएगा। पर मैंने पानी को फ्रीजर में रखा है, स्टोर करा है कि वो जम जाए, तो फ्रीजर का खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है आ जाता है। तो कह रहे हैं अनलेस दीज cost are necessary in production, unless these costs are necessary in production process, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरी है इसको इस तरीके से स्टोर करना। जैसे शायद मैंने सुना है लिकर में शायद ऐसा कुछ होता है, लिकर इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री में, कि उसको कई सालों तक स्टोर जो है करते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने सुना है कि लिकर इंडस्ट्री में वो जो लिकर बनाने का एक प्रोसेस है कि कुछ वो सामान होता होगा, उसको स्टोर किया जाता है, तो वो स्टोर करने से ही लिकर बनेगी, तो वो स्टोरेज खर्चा नहीं है, वो प्रोडक्शन का ही खर्चा जो है वो आपका जो है आ जाता है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं दैट इज नेसेसरी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस prior to further production stage, prior to further production stage, अगली प्रोडक्शन होगी तब जब वो स्टोर जो है वो आपका जो है हो जाएगा। ठीक है। इवन घर पर भी कई बार आपने कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, मेरे को भी इतना पता नहीं, पर ऐसा कुछ होता है कि कुछ सब्जियां हैं कि पूरी रात उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद उसमें आगे काम जो है होता है। तो कुछ ऐसा हो जाए, शायद मैंने दाल मखनी शायद सुना है कि दाल मखनी को शायद एक रात स्टोर करते हैं तो उसके बाद वो उसका स्वाद जो है आ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें स्टोर करना ज़रूरी है अगले प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो स्टोरेज का खर्चा है वो स्टोरेज का नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन का खर्चा जो है अपन कह देंगे। आई होप क्या ये बात क्लियर है। चलो जी, और आगे जो है आ जाते हैं। लो जी, फिर आए मेरा शायद आज का लास्ट टॉपिक, लोगे लिखिए जी ट्रीटमेंट, हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। चलो जी, आज का लास्ट टॉपिक अपने को जो है करना है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। और आपकी इन्वेंट्री का अगर लॉस हो जाता है तो नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, उसकी ट्रीटमेंट जो है अपने को सीखनी है। तो मैं लिख लें फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। लो जी, तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 12, 1000 यूनिट्स are introduced, 1000 units are introduced in production process. 1000 units are introduced in production process at a cost of rupees 120। तो भाई 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे प्रोडक्शन में, 120 रुपये कॉस्ट लगती है, और कह रहे हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना है 200 यूनिट। हम 1000 यूनिट बनाना शुरू करते हैं पर 200 यूनिट बीच में खराब होते ही होते हैं, नॉर्मल लॉस है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। 1000 यूनिट बनाने शुरू करते हैं, 200 यूनिट तो खराब होते ही होते हैं। तो आपसे वही पूछ रहे हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, compute the value of closing stock if 800 units are produced out of which 750 units have been sold।
आप अब सोच के बताना, मेरे को पूरी उम्मीद है ये कंसेप्ट आप खुद से बनाते चले जाओगे। एक ही टॉपिक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है करनी है। आप आराम सोचें, आप बिजनेसमैन ने 1000 यूनिट आप बनाते हो, 120 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपका खर्चा जो है होता है। तो 120 यूनिट के हिसाब से कितना खर्चा हो गया? 1,20,000। 1,20,000 रुपये आप खर्च करते हो, पर आपको पहले से पता है 200 यूनिट तो खराब होंगे ही होंगे। ये क्या है? नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब ये होगा ही होगा, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम किताबें प्रिंट करवाते हैं, मान लीजिए मुझे 5000 किताबें प्रिंट करवानी है, ठीक है। मान लीजिए 5000 किताबें मेरे को प्रिंट करवानी है, 5000 किताबें प्रिंट कराता हूँ। हर किताब पर मान लीजिए 100 रुपये की अपने वो किताब जो है पड़ती है। 100 रुपये की किताब पड़ती है, तो मैं कितने रुपए दूंगा? 5 लाख रुपए। मैं 5 लाख रुपए प्रिंटर को देता हूं, वो मेरे को 5000 किताबें का मैं उसको ऑर्डर जो है करता हूं, पर मुझे पहले से पता है 5000 किताबें प्रिंट होके आती हैं, पर जब मेरे पास आती हैं तो ये 5000 किताबों में 50 किताबें खराब होती हैं। पहले से बताएं, ये 50 किताबें खराब होंगी ही होंगी। क्यों खराब होंगी? कई सारे चक्कर होते हैं। ये 5000 किताबें बिल्कुल सही प्रिंट होके आई, बिल्कुल सही प्रिंट होके आई, 100 किताबें का बंडल जो है वो बना देते हैं, ठीक है। ऐसे 100 किताबों का या 50 किताबों का बंडल बनाते हैं, उसको ऐसे पैक जो है कर देते हैं, उसको ऐसे पैक जो है करके जो है देते हैं, ठीक है। और जब भी ये आता है, ये मान लीजिए ट्रक में, ये मान लीजिए लोड होके जो है आ रहा है, ये हमारा ट्रक मस्त ट्रक है, उसमें ये लोड होके जो है आया, ठीक है। ये लोड होके आ रहा है। अब होता क्या है, पहले से मैंने देखा है, ये जो ट्रक वाला पर्सन है, इंडिया में ट्रक इतने साफ सुथरे नहीं होते। मैं इसको चाहकर मैं ट्रक की धुलाई भी नहीं करवा सकता। ट्रक की धुलाई नहीं कराते तो क्या होता है, जो नीचे जो बेस होता है ये ट्रक का हमेशा गंदा होता है। क्यों? इसमें मिट्टी विट्टी जो है जमी होती है, तो नीचे की एक एक किताब आ तो मेरे पास गई, पर वो गंदी आती है हमेशा, और वो गंदी आती है, हम बच्चों को दे नहीं सकते, हम बच्चों को बिल्कुल जो है नहीं दे सकते, ठीक है। और दिक्कत वही है, अगर मैं इस एक एक किताब को बचाना चाहूँ, बचा तो सकता हूँ, उसलिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी पैकिंग मेरे को बहुत अच्छे से करानी पड़ेगी। उस पैकिंग के 50,000 रुपये लग जाएंगे। मैंने कहा छोड़ भाई, क्योंकि अगर मुझे पूरी पैकिंग करानी है, फॉइल पैकिंग करानी है या बबल पैकिंग करानी है, उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मैंने कहा यार 50,000 रुपये खर्च करने कोई मतलब नहीं, जैसे किताब आ रही है वैसे ही जो है आप आने दें, ठीक है। क्यों? मैंने कहा 50 किताबें अगर खराब हो रही हैं, कितने रुपये खराब हुई? 5,000 की मोटा मोटी 5,000 की खराब हुई। अगर मैं पैकिंग के 50,000 खर्च करूँ, क्या ये वाइबल है? नहीं। तो मैंने कहा जैसे आप पैक कर रहे हो वैसे पैक जो है कर दे दो। तो होता क्या है, नीचे की किताब जो है ये गंदी जो है आती है। मैं इसको अवॉइड कर नहीं सकता, या करना प्रैक्टिकली, फिजिबली, फाइनेंशियली सही नहीं है। अगर मैं अवॉइड करूंगा तो मेरे 50,000 रुपये लगेंगे, जिसका कोई मतलब जो है नहीं बनता। 5,000 की किताबें बचाने के लिए 50,000 खर्च करना प्रैक्टिकली वाइबल जो है नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? तो मुझे पहले से पता है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा। मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे बताओ किताब कितनी आएंगी? क्या मान के चलो, 5,000 किताबें आएंगी या 4,950 मान के चलो? तो मैंने कहा जी 4,950। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा कहने को 5,000 की पेमेंट करी है, पर मुझे पहले से बताएं किताब इतनी नहीं आती। किताब कितनी आती है? 4,950 आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को एक किताब कितने रुपए की पड़ी? एक किताब क्या मुझे 100 रुपए की पड़ी, या मैं कहूं कि मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं 4950 के, 5 लाख डिवाइड बाय 4950, तो मैंने कहा किताब मेरे को पड़ रही है 101 रुपये 1 पैसे की। तो क्या कहते हो? आपके हिसाब से कोई पूछे भी मेरे को किताब कितने की पड़ती है, मैं क्या कहूँ, 100 रुपये कहूँ या 101 रुपये 1 पैसे कहूँ? हाँ जी, कितने करें? 100 रुपये की किताब पड़ी, और कितने करें? 101 की किताब पड़ी है। बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा तो मेरे को पहले से पता है कि जी मैंने किताब आनी कितनी है, 4950 जो है आनी है। और अगर ये बात समझ आई तो अब आराम से आप चेक करके मुझे बता दें। बात सारी वही है,
मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ, 1000 यूनिट बनाता हूँ, पहले से पता है 200 तो खराब होंगे ही होंगे, तो ये 1,20,000 रुपये लेकर कितने यूनिट बनेंगे? 800 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 800 ही बनेंगे। तो मेरा एक यूनिट कितने का हो गया? कितने का हो गया? 150 रुपये का। तो मैंने कहा जी एक यूनिट मेरा कितने का बनेगा? 150 का जो है पड़ेगा। और आपसे क्या पूछा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बता दो। मैंने कितने यूनिट बनाए? 800। कितने बिक गए? 750। कितना बच गया? 50। तो 50 यूनिट बचे हैं 150 के हिसाब से। 150 के हिसाब से कितना रुपए हो गए? 7,500 जो है हो गया। इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इतना सा ही मुझे पढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है सिखानी। छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमारे ऐसे जो है आ जाते हैं। और पे मान के चलें 5 नंबर की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट जो है होगी। मजाक मजाक में 5% आपका सिलेबस जो है हो गया है। ठीक है, 5% सिलेबस तो हो गया। छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जाना है। और कितने नंबर का आएगा आपका? जो है 65 नंबर का जो है आपका आ जाएगा। 65 से 80 नंबर तक का जो है आ रहा है। तो सोचा अगर 80 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपने कहा 80 डिवाइड बाई 27 करें कितना? 2.9, मतलब 3 नंबर ऑन एन एवरेज जो है आ जाता है। तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1-1 नंबर के भी हैं, 2-2 नंबर के भी हैं। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS14 अमालगमेशन 14 नंबर का भी है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 4 से 5 नंबर मानकर जो है चलता हूं। तो पेपर में 5 नंबर की तैयारी जो है वो आपकी हो गई है। ठीक है, चलो तो इसी को अब लिख लेते हैं। लो जी, तो इसी को जो मैंने समझाया वो अब लिख लेते हैं। हमने कहा जी आंसर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो जी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई जी? हमने कहा हम 1000 यूनिट बना रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 120 रुपए के हिसाब से। कितना खर्चा होगा? 1,20,000। 1,20,000 का खर्चा होगा। पर हम बोलते हैं गुड यूनिट्स। और कितने यूनिट एक्चुअल में बनेंगे? हमने कहा जी 1000 कहने की बात है, 200 तो खराब होंगे ही होंगे। कितने बनेंगे जी? 800। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? हमने कहा 1,20,000 डिवाइड बाय 800 कितना आ गया जी? 150 पर यूनिट। और मेरा टॉपिक इतना सा है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में, हाँ जी, कितने यूनिट्स में है? हमने कहा 800 बने थे, 750 बिक गए। कितने रह गए? 50 यूनिट। और इसकी वैल्यूएशन करनी है। हाँ जी, वैल्यूएशन हमने कहा 150 रुपये के हिसाब से 50 यूनिट कितना आ जाएगा जी? 7,500। कितना आ गया जी? 7,500। कर लोगे जी अच्छे से? ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाएं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 13। अब आप सोच के बताना। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहे हैं अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 12। ऊपर वाले सवाल की बात करें। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहे हैं दी स्क्रैप वैल्यू, दी स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। The scrap value of normal loss unit is ₹10 per unit. कह रहे compute the value of closing stock. लो जी, फिर से आप इस कंसेप्ट को खुद बनाना। कोशिश मेरी वही है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे ये कानून बनता है, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, आप इसे बनवा सकूं। अगर खुद बनाओगे तो ये कंसेप्ट हमेशा माइंड में जो है रहेगा। उसी सवाल पर आते हैं।
मैंने 5000 किताबें मैंने ऑर्डर करी। किताब कितने की थी? 100 रुपए की। मैं देता हूं उनको कितने रुपए? 5 लाख रुपए। मुझे पहले से पता है ट्रक में जब ये सामान आएगा, ट्रक में जब ये सामान आएगा नीचे वाली किताब खराब होगी। ये किताबें कितनी हैं? 50। मुझे पहले से पता है 4950 किताबें सही आएंगी और मुझे पता है 50 किताबें खराब आएंगी। ये तो बात ठीक है। तो मैंने कहा जी 4950 पर कितना खर्चा किया? 5 लाख। थोड़ा सा और समझो, ये जो 50 किताबें खराब आएंगी मैं आपको तो नहीं दे सकता। इन 50 किताबों करूंगा क्या? कबाड़ी वाले को बेचूंगा। इस 50 किताबों क्या करूंगा? कबाड़ी वाले को बेचूंगा। कबाड़ी वाला मुझे इसके मान लो 10 रुपए दे रहा है पर किताब के। भाई बहुत सारे पेजेस हैं, मोटी मोटी किताब हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से मुझे कबाड़ी वाला दे रहा है, तो कबाड़ी वाला कितने रुपए देगा? 500 रुपए। अब मुझे सोच के बताओ इस 500 रुपए का क्या करूं? दो ऑप्शन दे रहा हूं। इस 500 को मैं पीएनएल में ले जाता हूं, इनकम है रद्दी की। एक ऑप्शन है रद्दी की इनकम में इसको दिखा सकता हूं। दूसरी ऑप्शन है मैं क्या कह रहा हूं, सर ये जो किताबें आई हैं सर 5 लाख रुपए मेरी जेब से गया और मुझे पहले से पता है 50 किताबें खराब होंगी और उसके 500 रुपए मिल जाएंगे, तो मेरी कॉस्ट ही कितनी पड़ेगी? 4,99,500। दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप सोच के बताएं। ये 500 रुपए की कमाई हुई, मैं कॉस्ट दिखाऊं 5 लाख, कमाई दिखाऊं 500 रुपए पीएनएल में रद्दी की कमाई है, ऐसे करना चाहिए या मुझे कॉस्ट दिखानी चाहिए 499,500? आप क्या कहते हो? हाँ जी, कितने कह रहे हैं? ये 500 रुपए मेरे को रद्दी की कमाई दिखानी चाहिए। अच्छा कोई भी नहीं। कितने कह रहे हैं? मेरे को अपनी कॉस्ट दिखानी चाहिए 499। बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने कहा अब तो मेरे को पहले से ही पता है ना कि देखो मैं 5 लाख रुपए खर्च करूंगा, पहले से पता है 50 यूनिट खराब होंगे और पहले से पता है उनके 500 रुपए मिलेंगे, तो मेरे माइंड में क्या है? मैं 4,99,500 रुपीज दूंगा और कितनी किताबें आएंगी? 4950 जो है किताबें जो है आएंगी। तो मैंने कहा मेरी किताब कितने की पड़ी? 499,500 डिवाइड बाय 4950। तो मैंने कहा मेरे को किताब कितने पड़ेगी? 100 रुपये 91 पैसे पर जो है पड़ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? मैंने कहा इंटर बड़ा लॉजिकल जो है चलता है और मेरी पूरी कोशिश है एक एक लॉजिक आपसे बनवाना है। अगर मैं पहले बताता जाऊंगा ना तो वो रट्टाफाई जो है हो जाए। खुद फॉर्मूला बनाते जाओ, खुद सोचते जाओ कि आइडली अगर आप होते अकाउंटिंग कैसे करते। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? बिजनेस की अकाउंटिंग करके सही तरीके से प्रॉफिट निकालना। तो आप जब भी डिसीजन ले, सोचे आप बिजनेसमैन हैं, बस हमेशा माइंड में रखना आपका बिजनेस है, आपको क्या करना चाहिए? ये 500 रुपए से खर्चा कम दिखाऊं या 500 की कमाई? तो मैंने कहा मेरा खर्चा कम दिखाऊंगा। क्यों? मेरे को पहले से पता है 499,500 का खर्चा जो है ये होगा। और अगर ये बात आपको समझ आई तो लो जी, अब इसी सवाल में आप मुझे बता दो। अब ऊपर वाले सवाल में क्या था? मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा कितने रुपए के हिसाब से? 1,20,000 और मुझे पहले से पता है 200 यूनिट खराब होंगे और मुझे पहले से पता है 200 यूनिट खराब होंगे 10 रुपए के हिसाब से वो बिक जाएगा। तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी? 1,20,000 माइनस 2,000। ठीक है जी, कितना हो गया? 1,18,000। क्या ये बात समझ आती है? ये मेरा क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप। अब फाउंडेशन भी याद कर लो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करो। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंस, टू फैक्ट्री ओवरहेड। क्रेडिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता था? सेल ऑफ स्क्रैप जो है आता था। तो मैं कहता हूं फाउंडेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन बेस आपका बन गया है, अब उसके ऊपर इमारत जो है मुझे बनानी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फाउंडेशन में अगर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पढ़ा था फिर से प्लीज पढ़कर जो है आना, तो आप अप्रिशिएट जो है कर पाएंगे। फाउंडेशन में कंपनी से पढ़ोगे, इंटर में अप्रिशिएट करोगे। फाउंडेशन में सारा लॉ फिर से पढ़ना
पढ़ना है, फाउंडेशन का मैथ्स फिर से पढ़ना है, फाउंडेशन का अकाउंट्स फिर से पढ़ना है, हर चीज़ फाउंडेशन की इंटर में काम कहीं ना कहीं जो है आती जाएगी। इसलिए जो फाउंडेशन अच्छे से पढ़कर आते हैं उनको इंटर में अच्छे से मज़ा आता है, और जिसे फाउंडेशन में लापरवाही करी होती है वो इंटर में जो है घबराते हैं। ठीक है जी, चलो तो लो जी चेक करें, फटाफट से लिख लें। हमने कहा जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना, हमने कहा जी 1000 यूनिट 120 के हिसाब से कितना 1,20,000। और हमने कहा लेस क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इंपॉर्टेंट हेडलाइन करना, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। पहले से पता था 200 यूनिट खराब होंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो 2000 रुपये तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई क्या आ गया, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने कहा इसका मतलब पहले से ही पता है कि मेरा खर्चा कितना होगा, 1,18,000 का। मेरा खर्चा कितना होगा, 1,18,000 का। और मैंने कहा इससे कितने गुड यूनिट्स बनेंगे, मैंने कहा 1000 यूनिट बनाते हैं, पहले से पता है 200 यूनिट खराब होंगे तो कितने बनेंगे जी, 800 यूनिट। तो बताओ जी कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट वो कितना आएगा, 1,18,000 डिवाइड बाय 800। बताओ जी कितना, 147.50। कर सकते हो अच्छे से। और अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया, ये सेम कंसेप्ट कॉस्टिंग में फिर से मुझे जो है पढ़ाना है। और कॉस्टिंग में जनरली अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया, कॉस्टिंग के 15 नंबर अपने पक्के जो है कर लो। जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, हर चैप्टर में ये जो है पढ़ना होता है। तो मैंने कहा इसलिए अकाउंट्स में जब पढ़ोगे तो जो कॉस्टिंग में जाओगे बड़ा मजा आएगा। जो कॉस्टिंग पढ़कर आए हैं उनको अकाउंट्स में मजा जो है आता है। ये दोनों चैप्टर, दोनों सब्जेक्ट क्या है, इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ जो है पढ़ाता हूँ। अकाउंट्स और कॉस्टिंग दोनों साथ साथ जो है चलते हैं, कि कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग सब्जेक्ट में है, वैल्यूएशन करना अकाउंट्स में जो है आता है। इसलिए मेरी मजबूरी है, चैप्टर इंटर रिलेटेड है तो कुछ चीज़ें जितना मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ समझाऊंगा, बैलेंस पार्ट कॉस्टिंग में समझाऊंगा। और जब दोनों पढ़ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जो है हो जाएगी। लो जी, और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट हैं, 50 इंटू में 147.50। बताओ जी कितना, 7375 जो है ये आपका जो है आ जाएगा। आई होप अच्छे चल रहा है। चलो जी ऐसे ही फिर अगला एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 14। लो जी एग्जाम्पल नंबर 14, और वही आपसे कह रहे हैं assume in example number 12, assume in example number 12 कह रहे हैं there is no normal loss, there is no normal loss, however there was an abnormal loss, there was an abnormal loss of 200 units। अब आराम से सोच के बताएं, फिर से मेरी उस एग्जाम्पल पर आऊं। मैंने 5000 किताबें मैं ऑर्डर करता हूं, 100 रुपये की किताब है, मैं कितने रुपए देता हूं, 5 लाख। और अब 5000 किताबें ऑर्डर करता हूं, 5000 किताबें ही आती, बिल्कुल सही जो है आ जाती, बिल्कुल सही जो है आ जाती। क्यों सही आ जाती है, साथ में ही
प्रिंटर की दुकान है, यहीं से प्रिंट किया, साहब पे जो है आ गया। तो मैंने कहा किताबें बिल्कुल सही आ रही, कहीं कोई लॉस जो है नहीं होता। 5000 किताबें जो है मैं ऑर्डर करता हूँ, 5000 किताबें जो है आ जाती, या जिस ट्रक से आ रही है वो ट्रक बड़ा साफ सुथरा ट्रक है, या पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग जो है होती है। तो मैंने कहा कहीं पर कोई लॉस जो है नहीं होता, हमेशा 5000 किताबें ऑर्डर करता हूँ, 5000 किताबें ही आ जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब इस साल हुआ क्या, 200 किताबें का नुकसान हुआ, पर ये रीज़न एबनॉर्मल रीज़न था। एबनॉर्मल रीज़न कैसे था भाई, 5000 किताबें हम ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल 5000 किताबें ऑर्डर कर जो है आ रही थी, मे बी साथ में ही प्रिंटर का ऑफिस था, फैक्ट्री थी, वहीं से जो है आ रही थी, या ट्रक से आ रही थी, ट्रक से बिल्कुल सही सलामत जो है आना था। ठीक है जी, पर हुआ क्या, दिवाली का सीज़न चल रहा है, सामान आ रहा था, बच्चे ने कहा बिल्कुल समझ आ गया, किताबें आ रही थी, एक छोटे से बच्चे ने गोला बम लिया, किताबों पे ही फेंक दिया, किताबों में आग लग गई। हो सकता है एबनॉर्मल लॉस है। तो भाई किताबें आ रही थी, नॉर्मली आते नुकसान नहीं होता, पर किसी ने गोला बम जो है फेंक दिया, किताबों में आग जो है लग गई और 200 किताबें जल गई। अब 200 किताबें अगर हल्की सी भी जल गई, बच्चे लेने से मना जो है कर दिया, पूरी नहीं जली, आधी भी जल गई, थोड़ा सा भी कॉर्नर जल गया, वो किताबें क्या हो गई, जल गई हैं। ठीक है, ऐसे ट्रक से आ रही थी, कोई वाली बात है, ट्रक से आ रही थी, बच्चे ने गोला बम ट्रक के आगे जो है फेंक दिया, ट्रक नहीं उड़ा, तुम तो कह रहे ट्रक ही उड़ गया होगा, इतना भी नहीं, गोला बम है, एटम बम नहीं है। हाँ, पर वो मान ली ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई, थोड़ा सा में भी एक्सीडेंट हुआ, एक किताब का बंडल जो है वो नीचे गिर गया, नीचे था पानी, एक मछली पानी में गई, छपाक। ऐसे ही 50 किताबें, 200 किताबें पानी में गिर गई, हो गया छपाक। ठीक है जी, तो हमने कहा मे बी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, नॉर्मली नहीं होता, पर कुछ ऐसा हुआ कि ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, मेरी 200 किताबें जो है खराब हो गई, या आग लग गई, 200 किताबें खराब हो गई हैं। तो अब मुझे बताओ, इस केस में मेरे पास 5000 किताबें आनी थी, 200 किताबों का लॉस हो गया, आई कितनी किताबें, 4800। आप क्या कहते हो, दो ऑप्शन फिर से आपको दे रहा हूं, सोच के बताना। दो ऑप्शन है। अब मैंने कहा सर 5 लाख किताबें हैं, आई कितनी, 4800, तो मेरे को एक किताब कितने की पड़ी, डिवाइड बाय 4800। मैंने कहा मेरी एक किताब ₹1.04, 104, 16 पैसे का पड़ा, ऐसा भी करूँगा। या मैंने कहा कि सर किताबें तो मेरी 100 रुपये के हिसाब से ही मानूंगा, तो मैंने कहा 4800 इंटू में 100, 4,80,000, ये मेरी कॉस्ट दिखाऊंगा, और मेरी जो 200 किताबें हैं 100 रुपये के हिसाब से, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, ये मैं पीएनएल में अलग से जो है मैं दिखाऊंगा। आप बताएं मेरी इस बार अब कॉस्ट कितनी दिखाऊं, क्या मैं 4800 की कॉस्ट 5 लाख दिखा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐसे दिखाऊं, या मैं कहूँ नहीं सर कॉस्ट तो मेरी 100 रुपये के हिसाब से ही है, तो जो मेरी कॉस्ट बनती है ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो मेरा दुर्घटना हुई उसको मैं अलग से पीएनएल में जो है मेरे को दिखाना चाहिए। लो जी, आप बताएं क्या कहते हो, मैं अपनी कॉस्ट 4800 की 5 लाख दिखाऊं, या मैं अपनी कॉस्ट 4,80,000 जो है दिखाऊं। तो कितने बच्चे कह रहे हैं कॉस्ट मुझे 5 लाख ही दिखानी चाहिए, कोई भी नहीं, और कितने कह रहे हैं 4,80,000 दिखाना चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है, ये एबनॉर्मल लॉस है, ये अलग से जो है दिखाते हैं, हर साल ये गड़बड़ नहीं होती। इस बार ऐसा हुआ है तो मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ी, ये तो नुकसान मेरा हो गया, पीएनएल में अलग से जो है मैं दिखाता हूँ। लो जी, तो अगर ये बात आपको समझ आई तो फटाफट से आप चेक कर लें, इसी सवाल पर आ जाएं। हाँ जी, इसी सवाल पर जो है फिर से आ जाएं। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताएं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, मैंने कहा जी 1000 यूनिट, 120 के हिसाब से कितना, 1,20,000, और कितने यूनिट बनने चाहिए थे, गुड यूनिट्स कितने होने चाहिए थे जी, पूरे 1000, इतने ही आने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड 1000 का ही था। तो मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट,
तो मैंने कहा मेरी कॉस्ट पर यूनिट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1000 वो कितनी है जी, 120 के हिसाब से ही जो है हमारी चलेगी। तो मैंने कहा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 120 की ही मानकर चलूंगा, मेरी प्रोडक्शन महंगी नहीं हुई, इस बार तो एक एक्सीडेंट हो गया, उसको अलग से मुझे दिखाना जो है पड़ेगा। इस बार ये नहीं कहूँगा मेरी प्रोडक्शन महंगी पड़ी, प्रोडक्शन तो वही चल रही थी पर एक नुकसान वो अलग से जो है हुआ है। तो बताओ जी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था सवाल में, 50 यूनिट, और 120 के हिसाब से कितना आ गया, 6000। और बताओ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी टेकन टू पीएनएल। और अब पीएनएल में कितना खर्चा लेकर जाऊंगा, तो मैंने कहा 200 यूनिट जो मेरे खराब हुए उसकी कॉस्ट अलग से जाएगी, कितने रुपए के हिसाब से, 120 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया, 24,000। कितना हो गया जी, 24,000 जो है ये आपका आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। अब अगला सवाल इसी पर बेस चल रहा है, आराम से आप सोच के बताना। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहे हैं अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 में अब अपन अज्यूम कर रहे हैं, सवाल इतना से ही चेंज करूंगा। अब वो जो 200 किताबें जिसमें हल्की सी आग लग गई या पानी में छपाक हो गया, उस किताब का करूंगा क्या, रद्दी वाले को बेचूंगा, रद्दी वाले को बेचूंगा, रद्दी के मान लो मिल गए 10 रुपए के हिसाब से 2000। अब ध्यान से सोचना, ये 2000 जो रद्दी के मिले हैं, ये जो 2000 रद्दी के मिले हैं, ये कॉस्ट में से माइनस करूं, नहीं, ये पीएनएल में इसमें से माइनस कर दूं कि नेट नुकसान कितना हुआ, 22, आराम से, या कुछ और। तो अब ये 2000 जो मिले हैं, ये मैंने कहा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से 2000 माइनस करूं, एक ऑप्शन ये है। या मैंने कहा नहीं सर, मेरा जो नुकसान हुआ 24,000 का, उसमें से 2000 की कमाई भी होगी, नेट नुकसान कितना हुआ, 22,000 का। ठीक है, या कुछ और होना चाहिए। चलो जी, तो कितने कह रहे हैं, इस 1,20,000 में से 2000 माइनस होना चाहिए, कोई भी नहीं। कितने कह रहे हैं, रद्दी लॉस में से माइनस होनी चाहिए, बात भी वो क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं इसलिए इंटर या कहूँगा सीए की जर्नी वाकई बड़ी आसान है उन बच्चों के लिए जो सोच कर सही तरीके से सोच कर आंसर दे रहे हैं। अब इसमें क्या तुम रट्टा मारोगे, तो मैंने कहा ये कंसेप्ट आपको मिल गया, और ये कंसेप्ट जनरली सारे चैप्टर्स में मुझे पढ़ाना है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जिन बच्चों ने कॉस्टिंग पढ़ा है, कॉस्टिंग तो हर चैप्टर में ये टॉपिक जो है आता ही आता है। तो मैंने कहा ये समझ आया, आपके कई चैप्टर जो है क्लियर जो है हो गए। और सच्ची बता रहा हूँ, ये टॉपिक दुनिया को समझ नहीं आता, आपको इतना इजी लग रहा है, दुनिया को ये टॉपिक जल्दी समझ जो है नहीं आता। तो लो जी चेक करें, अज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल 14, द स्क्रैप वैल्यू of abnormal loss is ₹10 पर यूनिट। वही मैंने आपको जो है लिखवा दिया है। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी, 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो है ये मेरा आ गया। तो लो जी आराम से अब मुझे बता दें, वही सेम हमने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1000 यूनिट बनाएंगे 120 के हिसाब से, कितना जी, 1,20,000। मुझे पहले से पता था कोई नुकसान होना नहीं था, तो ना तो मैंने नुकसान की बात करी ना मैंने रद्दी की बात करी। तो मेरे पहले से ही माइंड में था, क्या माइंड में था, गुड यूनिट्स कितने बनेंगे, 1000 ही बनने हैं। तो मैंने कहा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना जी, मैंने कहा 1,20,000 डिवाइड बाय 1000, ये कितना आ गया, 120 रुपये। और फिर मैंने कहा जी वैल्यूएशन
ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने बचे थे, बचे कितने 50 यूनिट 120 के हिसाब से, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी 6000। और मैंने कहा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू बी टेकन टू पीएनएल। तो पीएनएल में कितना लेकर जाएंगे, मैंने कहा 200 यूनिट खराब हुए 120 रुपए के हिसाब से 24,000, और मेरे को 200 यूनिट पर 10 रुपए की रद्दी भी मिल गई, तो नेट मेरा नुकसान कितना हो गया 22,000 का। ये मेरा नेट नुकसान जो है ये मेरा हो गया है। ठीक है जी, चलो आज का आखिरी सवाल जो है बस कर लेते हैं, क्योंकि आज दिवाली सेलिब्रेशन है, तो इसलिए बस आज आखिरी सवाल जो है करते हैं, जिससे फिर टाइमली दिवाली सेलिब्रेशन हो जाए, टाइमली अपने घर जो है पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का लो जी आखिरी सवाल, लो जी एग्जाम्पल नंबर 16। चलो जी आज का आखिरी सवाल जो है कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। तो भाई चेक करें, 1100 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड। अभी जो मैंने 4 सवाल कराए 12, 13, 14, 15, उसको मैं क्लब करके एक ही सवाल बना रहा हूं। तो 1100 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹120 पर यूनिट। तो भाई 1100 यूनिट हम बनाते हैं 120 रुपए के हिसाब से। अब कह रहे हैं जी नॉर्मल लॉस, और मुझे पहले से पता है 100 यूनिट खराब होंगे, पहले से पता है 100 यूनिट खराब होंगे। इस बार एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, 100 तो खराब होने थे, 50 यूनिट और खराब हो गए। एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, कुछ भी हुआ, 50 यूनिट और हमारे खराब हो गए। और कह रहे हैं द स्क्रैप वैल्यू, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ यूनिट लॉस्ट ₹5 पर यूनिट। और जो भी रद्दी जल गया, चाहे 100 या 50, 5 रुपए में बिक जाता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक आपकी है 200 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 200 यूनिट। और बस आपसे कह रहे हैं कंप्यूट the value of closing stock and amount of abnormal loss। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। चलो जी क्या निकाल सकते हो, एक बार आप ट्राई करके बताओ। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी और एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में कितना जो है जाएगा। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी और एबनॉर्मल लॉस कितना पीएनएल में जाएगा।
ओके, क्लोजिंग स्टॉक 26,300, 6,325। हाँ जी, किसी का और कोई आंसर आ रहा हो तो भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कितनी? चलो जी, मैं आपकी मदद करूं। तो भाई फिर से चेक करो। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पता है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने रुपए लगेंगे? 1100 यूनिट 120 के हिसाब से, तो 1100 इंटू 120 कितना? 1,32,000। ध्यान से चेक करो, 1100 यूनिट 120 के हिसाब से कितना? 1,32,000। अब क्या करना है? लेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो अब स्क्रैप वैल्यू, जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो तो यहां से माइनस करते हैं, अब नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू पीएनएल में जाती है। तो हमने कहा 100 यूनिट हमारे खराब होंगे और वो कितने बिकेंगे? 5 रुपए में। तो 5 में बिकने हैं तो 500 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे। हमने कहा जी नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ जी कितना आ गया? 1,31,500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 1,31,500। और मैंने कहा गुड यूनिट्स, कितने यूनिट उम्मीद थी? हमने कहा जी 1100 में से 100 यूनिट खराब होने के चांसेस थे, 1000 यूनिट बनने की उम्मीद थी। तो हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट वो कितना आ जाएगा? हमने कहा 1,31,500 डिवाइड बाय 1000, ये कितना हो गया? 131.50। ये आ गया जी 131.50। तो अब क्लोजिंग स्टॉक, पता है जी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करें तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 200 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 200 यूनिट। तो मैंने कहा 200 यूनिट इनटू में 131.50। तो बताओ जी ये कितना आ रहा है? 26,300। ये कितना आया जी? 26,300। और हमने कहा एबनॉर्मल लॉस, बताओ जी एबनॉर्मल लॉस कितना जाएगा? टू बी टेकन टू पीएनएल। पीएनएल में एबनॉर्मल लॉस कितना जाएगा? हमने कहा जी कितने यूनिट खराब हुए? 50। मैंने कहा जी 50 यूनिट खराब हुए 131.50 के हिसाब से, पर इन 50 पर अपने को 5 रुपए की रद्दी भी मिल रही है। तो बताओ जी ये कितना आ गया? 6,325। ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आराम से चेक कर लें यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ जी, यहाँ तक आराम से चेक करें, किसी को कोई भी डाउट हो। सारा ठीक चल रहा है? एक सवाल और करा दूं आउट ऑफ कोर्स, आज तक मैंने कभी भी अकाउंट्स की क्लास में नहीं कराया है। हाँ, अगर आप कहें क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, एक सवाल, क्या ऐसा भी हो सकता है 1100 यूनिट हमने बनाए थे, उम्मीद क्या थी? 100 यूनिट खराब होंगे, 100 भी खराब हुए, 50 एक्स्ट्रा हो गए, कितने खराब हुए? 150। क्या ऐसा हो सकता है सोचा था 100 यूनिट खराब होंगे पर एक्चुअली खराब कितने हुए? सिर्फ 80 ही खराब हुए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो हमने सोचा था 100 खराब होंगे पर इस बार 80 खराब हुए, तो इस केस में क्या बनेगा? एबनॉर्मल गेन बनेगा। इस बार क्या आएगा? एबनॉर्मल गेन। कितने का? 20 यूनिट का एबनॉर्मल गेन जो है आ जाएगा। तो अब एबनॉर्मल गेन कैसे बनाओगे? वैसे तो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग में ये सारे अकाउंट बनाने जो है सीखते हैं, सारे अकाउंट बनाने सीखते हैं। तो पूछ लेता हूँ, अकाउंट्स में अभी कराऊँ या कॉस्टिंग में ही कराऊँ? हाँ जी, कितने कह रहे हैं ये टॉपिक अभी छेड़ दूँ?
कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चलो ठीक है, फिर इसको छोड़ देते हैं। अकाउंट्स में नॉर्मली ये आता नहीं है, अकाउंट्स में हमेशा एबनॉर्मल लॉस की बात जो है चलती है। एबनॉर्मल गेन अभी तक अकाउंट्स में नहीं आया, पर इन केस अगर एबनॉर्मल गेन आएगा हम कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। या करा दो, अब मैंने बोल दिया तुम्हारे ना नींद नहीं आएगी, एक आधा बच्चा मुझे तंग बाद में करेगा सर करा दो, लो फटाफट कर लो, फटाफट से कर लो, हो गया। अरे एक कर ही लो। एग्जाम्पल नंबर 17, चलो कर लो। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 16, अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 16। बच्चा कह रहे सब रहने दो। हाँ सर देखो अब आपने मूड बना दिया हमारा, है ना, हमारा आपने मूड बना दिया। चलो अगली क्लास में करा दूं? हाँ सर करा दो, अभी नहीं कराना सर, देखो अब आपने हमारा मूड बना दिया है। आपने क्लास की शुरुआत में कहा था मन बड़ा चंचल होता है, वही समझा रहा था, मन इतना चंचल है। मन ने कह दिया नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सवाल लिखवा तो दूं? अरे मैं भूल जाऊंगा, अच्छा अरे सवाल लिखवा दो मैं ना भूल जाऊं। अज्यूम इन एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ जी, देयर इज नो abnormal loss and actual loss is 80 यूनिट्स, ठीक है। हाँ बच्चा कह रहे हैं अभी सर धीरे बोलेंगे, चल आंसर भी लिखवा देता हूँ, नहीं कर रहा, ठीक है छोड़ दिया, ठीक है। पर मेरे को याद रहे जो मैंने ऊपर लिखवाया था इसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 80 यूनिट का लॉस हुआ, 20 का क्या है एबनॉर्मल गेन है, तो भाई वही लिखवा रहा हूँ। एक्चुअल लॉस इज 80, कंप्यूट, सवाल तो पूरा लिखवा दूं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल गेन। हाँ जी, एबनॉर्मल गेन, ये फिर अगली क्लास में जो है अपने कर लेंगे। एक बार आप ट्राई कर लोगे, छोड़ो अपना दिवाली मस्त एंजॉय करना, कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ाया उतना जो है कर लेना। अब अभी मेरे हिसाब से 2:36 हो गए, ठीक है। तो 25 मिनट के बाद 3 बजे के आसपास अपना दिवाली फंक्शन जो है अपने शुरू करते हैं। तो 25 मिनट है, आप थोड़ा सा अपना घूम लें फिर लें, आज अच्छे लग रहे हो, अपनी फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लें, सेल्फी ले लें, और उसके बाद जो है 3 बजे फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। 3 बजे अपना क्या रहेगा, भगवान का पुष्प अभिषेक रहेगा, उसके बाद भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद जो है फिर डांस रहेगा, पहले स्पिरिचुअल डांस रहेगा, फिर डीजे डांस रहेगा। अच्छा बीच में फिर आपका जो है प्रसाद भी रहेगा, फिर आप क्योंकि डांस करके थक जाओगे, फिर आपको पहले खाना खिलाएंगे, फिर आपका पेट भर जाएगा, फिर आपको नचा देंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, ओके टाटा बाय बाय। और ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और अगर 20 मिनट में पहुंच सकते हैं तो फटाफट से इंस्टीट्यूट जो है आ जाओ, फटाफट से इंस्टीट्यूट जो है आप आ जाएं, ठीक है। चलो ओके जी, टाटा बाय बाय।